तुमने सच में झूठ मिलाया फिर उलझाया, अपनी बात से अपना मुकरना हौले हौले। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के 2 लाइनों में एक छोटे से पोस्ट से इस समय एक बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें गालिबाफ ने इतना ही पूछा कि तेल, एलएनजी, गेहूं, चावल और उर्वरक के परिवहन में बाब अल मंदब स्ट्रेट से गुजरने वाले वैश्विक शिपमेंट्स का कितना प्रतिशत हिस्सा है, कौन से देश और कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा इस रास्ते पर निर्भर हैं। बस इतना पूछना था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मच गई, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि ईरान ने अपने दुश्मन देश अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्तों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का जो फैसला लिया है, उससे कैसा हाहाकार मच चुका है। और अब अगर बाब अल मंदब से भी जहाजों का निकलना रोक दिया जाए तो बड़ी तबाही आ सकती है। हॉर्मुज संकट ने ही अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया कि उसने नाटो सहयोगियों से मदद की अपील की, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, कोई भी देश ट्रंप की सनक में भागीदार नहीं बनना चाहता। इसीलिए सबने दूरी बना ली। अब बौखलाए हुए ट्रंप कहीं नाटो को कागजी शेर बता रहे हैं तो कहीं अपने ही सैन्य अधिकारियों को हटा रहे हैं। दरअसल ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को अब ईरान की जमीन पर उतारना चाहते हैं, लेकिन कुछ सैन्य अधिकारियों को ऐसे फैसले पर आपत्ति थी तो उन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। इनमें अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज भी शामिल हैं। कहने को तो जॉर्ज ने इस्तीफा दिया है, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। जो लड़ाई पिछले 5 हफ्तों से लड़ी जा रही है, उसके बीच में ही सेना प्रमुख को हटाने का मतलब तो यही है कि ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ईरान का सामना कैसे करें, क्योंकि ट्रंप की धमकियां ईरान पर न केवल बेअसर साबित हो रही हैं, बल्कि स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेजने वाली जो बात ट्रंप ने कही है, उसका तगड़ा जवाब देते हुए ईरान ने अमेरिका के एक के बाद एक 2 फाइटर जेट गिराए और उनमें से एक का पायलट अब भी लापता है। और उसके बाद इन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम तो हमने दोनों अपने पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन उस पर भी अभी सवालिया निशान हैं। मुंबई की ईरानी कॉन्सुलेट ने एक हवाई हमले का बाकायदा फुटेज भी जारी किया है, जिसमें क्या कुछ लिखा है ये आपके सामने है। अमेरिकी A-10 युद्धक विमान पर ईरानी सेना की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली द्वारा दागी गई मिसाइल के हमले का सटीक फुटेज। इधर अमेरिका ने ईरान का एक पुल गिराया और उसका वीडियो शेयर करते हुए ट्रंप ने फिर धमकाया कि देख लो, अब भी समझौता कर लो। तो ईरान ने बदले में 8 पुलों की हिट लिस्ट जारी कर दी कि अब हमारे निशाने पर खाड़ी देशों में रणनीतिक लिहाज से अहम माने जाने वाले सारे पुल हैं। इस बीच ईरान की विदेश नीति रणनीतिक परिषद के प्रमुख खर्राजी पर जानलेवा हमला हुआ और जिसमें वो बुरी तरह घायल हुए और उनकी पत्नी मारी गई। तो अब राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ने अमेरिका पर आतंकवाद फैलाने का आरोप ही लगा दिया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। वो लिख रहे हैं कि जब मैं अमेरिकी जनता को संबोधित कर रहा था, उसी समय हमारी विदेश नीति संबंधी रणनीतिक परिषद के प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी निर्दोष पत्नी शहीद हुई। दुनिया को फैसला करने दीजिए कौन सा पक्ष संवाद और बातचीत में लगा हुआ है और कौन सा आतंकवाद में। ट्रंप का काला सच दुनिया के सामने आ चुका है कि कैसे ईरान के खिलाफ लड़ाई के नाम पर वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दावा विश्व शांति का है। ट्रंप और नेतन्याहू खुलेआम युद्ध अपराध किए जा रहे हैं, जिस पर अब दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर को तबाह कर दिया है, और यह भी समझेंगे कि क्या इस युद्ध के खात्मे का ऐलान ईरान की जीत के साथ होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप ने कैसे अपनी ही बातों से पलटी मारी है। 6 साल पहले अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप पश्चिम एशिया में जंग को लेकर कैसे अपने पहले के राष्ट्रपतियों को घेर रहे थे और अब कैसे खुद वही काम वो कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर $8 ट्रिलियन खर्च किए। हमारे हजारों महान सैनिक शहीद हो गए हैं या बुरी तरह घायल हुए हैं। दूसरी तरफ लाखों लोग मारे गए हैं। मध्य पूर्व में जाना अब तक का सबसे बुरा फैसला है। तो अमेरिका के लिए जो मध्य पूर्व है वो हमारे लिए पश्चिम एशिया है। इस इलाके में लड़ाई छेड़कर हजारों सैनिकों को शहीद या घायल कर और ऊपर से 8 ट्रिलियन की भारी रकम खर्च करने को ट्रंप ने 6 साल पहले गलत माना था। तो अब कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आ गई है कि खुद उसी बुरे फैसले को फिर से दोहरा रहे हैं।
ऐसा तो है नहीं कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की घोषणा की हो या इजराइल या अमेरिका पर उसके इस्तेमाल की धमकी दी हो, बल्कि ईरान तो बाकायदा जिनेवा में अमेरिका के साथ शांति वार्ता कर रहा था ताकि युद्ध जैसी नौबत नहीं आए। फिर भी ट्रंप ने धोखा देकर ईरान पर हमला किया। इस बारे में डॉक्टर पेजिशकियान और गालिबाफ या उनसे पहले अली लारिजानी जैसे नेता यही कहते रहे कि यह सब एप्स्टीन फाइल्स से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें ट्रंप बुरी तरह फंस रहे थे और नेतन्याहू इस बात को समझ रहे थे। इसलिए इजराइल को एक तरफ गजा में युद्ध में उलझाने के बावजूद नेतन्याहू ने लड़ाई का दूसरा मोर्चा भी खोल लिया। हालांकि इसमें इजराइल के लिए भी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि ईरान हर रोज उस पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने जो मोर्चा खोला उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। हिजबुल्लाह भी खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और उधर यमन में हूती समूह ने भी बाब अल मंदब पर अपना दबदबा दिखा दिया है। एमबी गालिबाफ की जिस पोस्ट का जिक्र मैंने सबसे पहले किया था वो इसी बाब अल मंदब स्ट्रेट से जुड़ी है और इस समय खास महत्व की बन चुकी है। दरअसल बाब अल मंदब लाल सागर को गल्फ ऑफ एडेन से जोड़ता है, यानी अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट माना जा रहा है। इससे हर साल लाखों टन तेल, एलएनजी, खाद्य और अनाज और उर्वरक जैसे पदार्थ जो हैं वो गुजरते हैं। अगर ये बंद हुआ तो न केवल तेल संकट बल्कि यूरोप में ऊर्जा संकट और विकासशील देशों में खाद्यान्न और उर्वरक की भारी कमी एक साथ आ सकती है। ऐसे में गालिबाफ की धमकी के 3 गहरे मायने समझने होंगे। पहला मायना जो है यहां पर 3 मायने जो समझने होंगे, इसमें से पहला है कि हूती कार्ड का इस्तेमाल, यानी बाब अल मंदब ईरान से सटा नहीं है, यह यमन का इलाका है, लेकिन ईरान समर्थित हूती समूह इस क्षेत्र में पहले भी हमले कर चुके हैं। गालिबाफ का इशारा जो है यहां पे वो साफ है। जरूरत पड़ी तो तेहरान हूतियों के जरिए लाल सागर को पूरी तरह बंद कर सकता है। दूसरा यहां पे है वो है वैश्विक भुखमरी का हथियार। गालिबाफ ने सिर्फ तेल और एलएनजी का जिक्र ही नहीं किया, उसके साथ साथ गेहूं, चावल और उर्वरक का विशेष उल्लेख किया है। इससे विकासशील देशों यानी खासकर अफ्रीका और एशिया में खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडराएगा। हॉर्मुज पहले ही दबाव में है, अब बाब अल मंदब बंद होने से दोहरी मार पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कॉर्पोरेट और शिपिंग कंपनियों पर निशाना। कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा निर्भर हैं पूछकर गालिबाफ ने मार्स्क और एमएससी जैसी बड़ी शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि उनका कारोबार अब ईरान के रहमो करम पर होगा। तो ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए वैश्विक कारोबार में घबराहट फैला दी है। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो उसके पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने के तरीके मौजूद हैं। हॉर्मुज को तो ट्रंप सारी धौंस दिखाकर भी खुलवा नहीं पाए और आखिर में उन्हें कहना पड़ा कि हॉर्मुज न खुले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ट्रंप की कमाई में हॉर्मुज के बंद होने पर कोई असर न पड़ा हो, लेकिन जिन लोगों पर या जिन देशों पर पड़ रहा है वो कब तक चुप बैठेंगे। ऊपर से बाब अल मंदब भी बंद हो गया तो फिर दुनिया का बड़ा हिस्सा मुश्किल में पड़ेगा और तब ट्रंप से ही हिसाब मांगा जाएगा। ट्रंप चौतरफा घिरे हुए हैं और अब ये खुलकर दिख रहा है। तो ट्रंप की घेराबंदी के लिए ईरान जहां पलटवार करने के साथ साथ व्यापार के रणनीतिक पैतरे आजमा रहा है, तो वहीं पूरी दुनिया में ट्रंप और अमेरिका की ऐसी ट्रोलिंग भी ईरानी दूतावास कर रहे हैं जिसका संदेश देर तक और दूर तक पहुंच रहा है। आप जानते हैं कि ईरान ने शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि एक पायलट की जान बच गई है, दूसरे पायलट जो था वो लापता था, उसको भी अब रेस्क्यू कर लिया गया है। पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी सेना के 2 विमान विदेशी धरती पर गिरा दिए गए हों। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को हरा दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है और हम अपने काम को बहुत तेजी से पूरा करने जा रहे हैं, तो ईरान भी अब अमेरिका के लड़ाकू विमान को गिराकर अपना जवाब दे रहा है। ट्रंप को इन हमलों से वैश्विक स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। वहीं अपने पायलट का बचाव न कर पाने से भी ट्रंप घिर गए हैं। वहीं ईरानी दूतावास इस पर अमेरिका को ट्रोल कर रहे हैं। ट्यूनीशिया में ईरानी दूतावास ने कुछ तस्वीरों के साथ पोस्ट में लिखा, यूएस एयर फोर्स
आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में पायलट बचने के लिए अपनी कुर्सी समेत विमान से निकल रहे हैं। तो जो अमेरिकी एयरफोर्स है वो अब चेयर फोर्स बन गई है, ये दूतावास का कहना है। इधर लापता पायलट के परिजनों ने जब उसके बचाव की गुहार लगाई तो इस पर दक्षिण अफ्रीका की ईरानी एम्बेसी ने लिखा, ईरान में तथाकथित निरर्थक मानवीय कानूनों के लिखे जाने से बहुत पहले ही युद्धबंदियों के अधिकारों को परिभाषित किया जा चुका था। हम युद्धबंदियों के साथ आपके बर्बर सहयोगियों ज़ायोनिस्टों जैसा व्यवहार नहीं करते। हमारी एक ईरानी सभ्यता है। हम अमेरिका की तरह पाषाण युग में नहीं जीते। तो पाषाण युग में वापस भेज देंगे वाली ट्रंप की धमकी अब उन्हीं पर पलटवार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। इधर ईरानी पत्रकार अली रेजा अकबरी ने कराज ब्रिज B1 पुल निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर रहमानी का एक बयान शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। ये एक विशेष परियोजना थी जिस पर हमने प्रतिबंधों के बावजूद 3 साल तक दिन रात काम किया, लेकिन वो इस पुल को अनुपयोगी देखने की इच्छा अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। हम इसे फिर से बनाएंगे। आपको बता दूं कि इस पुल को गिराने का ही वीडियो ट्रंप ने बड़े घमंड से दिखाया था। उन्हें लगा था कि ईरान ऐसे हमलों के बाद समझौता करने पर मजबूर होगा, लेकिन ईरान की तरफ से कैसे जवाब मिल रहे हैं ये आपने सुन ही लिए, देख ही लिया। बल्कि अब ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका उनसे जवाब मांग रहा है। पिछले दिनों ही ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में उतरे थे और नो किंग्स प्रोटेस्ट किया था। इन्हीं प्रदर्शनों के वीडियो के साथ डेमोक्रेटिक सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक पोस्ट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है जरा देखिए, कि जब अमेरिकी न्याय के लिए खड़े होते हैं और संघर्ष करते हैं तो हम जीतते हैं। हमने एक राजा को चुनौती दी, हमने गुलामी का अंत किया, हमने श्रमिक संघों का गठन किया, हमने मतदान का अधिकार जीता, हमने LGBTQ अधिकारों को सुरक्षित किया। बार बार अमेरिकियों ने संघर्ष किया और जीत हासिल की। हम इसे फिर से कर सकते हैं। इस पोस्ट में सैंडर्स ने अमेरिका के उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई है जब अमेरिकी अत्याचारों के खिलाफ खड़े होते थे और उम्मीद जताई है कि हम फिर जीतेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रोष यानी गुस्सा बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जान माल का बड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। पेंटागन ने बताया है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से अब तक कुल 365 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए हैं और 13 की मौत हो चुकी है। वहीं इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए ट्रंप 200 अरब डॉलर यानी करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए अलग से मांग चुके हैं। और इसके अलावा व्हाइट हाउस इस वित्तीय वर्ष के लिए अमेरिकी संसद से $1.5 ट्रिलियन यानी करीब 139 लाख रुपए के रक्षा बजट की भी पूरी मांग कर रहा है, जो पिछले रक्षा बजट से 42% ज्यादा है। ट्रंप युद्ध किस तरह जीत पाएंगे इसका कुछ अता पता नहीं है और खर्च पर खर्च बढ़ रहा है। वहीं ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में सुझाव दिया है कि ईरान को अपनी जीत की घोषणा करते हुए इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। जदीफ के मुताबिक अमेरिका इन हालात में ईरान की जीत की बात मान सकता है, यानी यह तय दिख रहा है कि अगर युद्ध रुका तो उसमें ईरान की जीत और अमेरिका की हार घोषित होगी और यहीं पर ट्रंप के राजनीतिक करियर का अंत भी होगा। खैर, शायर मंजर नकवी ने ठीक ही फरमाया है कि सब मदारी हैं तमाशा भी है कोई कोई, सब मदारी हैं तमाशा भी है कोई कोई, अब उन्हें देखने वाला भी है कोई कोई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।